हाल चाल। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.7 की। जी हाँ, जिसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 18 जो कि क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है, बेसिकली वो अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा इंशाल्लाह। और इससे पहले हमने जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनके ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हर एक्सरसाइज को डिस्कस किया है और सीक्वेंस के साथ हमने डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 18। आप उस पर क्लिक करके पहली एक्सरसाइज से और आखिरी एक्सरसाइज तक की तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स, जो टीचर्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं वो भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स हमारे दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं और आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। मेल एंड फीमेल का सेपरेट ग्रुप है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वही ये एक्सरसाइज जो है, इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी से मिलती जुलती एक्सरसाइज ये भी है। जरा जल्दी से देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, करंट किसे कहते हैं जी? करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कहते हैं वोल्टेज को, और वोल्टेज को हम V से लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपने P से नहीं लिखना बल्कि V से लिखना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज। हम कहते हैं ना वोल्टेज कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, 220 वोल्टेज आ रहे हैं, सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा जी, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और जो करंट है बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो इनवर्सली हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलो अब पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई? दोनों को कंबाइन करते हैं, ऊपर आ जाएगा V, नीचे आ जाएगा R। डायरेक्टली या इनवर्सली का साइन जब भी हटाते हैं बच्चों तो इज इक्वल टू लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं K का, ऊपर V है, नीचे R है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हर सवाल के अंदर ये काम आपने करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, फिर कांस्टेंट को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो बच्चों मुझे कांस्टेंट चाहिए, R यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर बोलो भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि V यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया कांस्टेंट के। अब शुरू की जो भी वैल्यूज आपको दी जाती हैं बच्चों वो कांस्टेंट निकालने के लिए दी जाती हैं। क्या? कांस्टेंट, यानी कि ये K। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, K इज इक्वल टू IRV। अच्छा जी, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमें I दिया है 6 एम्पेयर, 6 इंटू R ओवर V। व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? वोल्टेज हमें दिया है 220, तो 220 नीचे आ गया, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस जो है बच्चों दैट इज 5 ओम। तो ये हमने R की जगह पर 5 लिख दिया। अब तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। K इज इक्वल टू 6 5 30 अपॉन 220। तो बच्चों अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 30 के 0 को 0 से काट दो तो 3 बचा, ठीक है। तो 3 को आप डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट 22 के साथ। सो हमारा आंसर आ रहा है 0.136। क्या आ रहा है भाई? 0.136। लेकिन मेरे ख्याल में हमें कांस्टेंट में पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, हम सिर्फ इसको 0 को 0 से काट देते हैं तो K बचेगा 3/22। ठीक है, अभी डेसिमल में नहीं जाते क्योंकि हमने K की वैल्यू पुट करनी होती है, तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। K निकाल लिया भाई। अब बात करते हैं हम सवाल की। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड I, करंट निकालना है। क्या इक्वेशन 1 से निकल आएगा बच्चों? बिल्कुल निकल आएगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है I निकालें, तो आपने लिखा I बराबर है K। अब इस K की जगह पर आपने लिखा 3/22। K के साथ V जो है बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो V के लिए उन्होंने हमें जो वैल्यू दी है दैट इज 180। क्या दिया है? 180। और
आर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड होता है बच्चों, तो हम ऐसे डिवाइड लगाते हैं, क्योंकि इसके नीचे दोबारा डिवाइड लगाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने डिवाइड को ऐसे लिख दिया। समझ, देखो अब मैं यहाँ पर डिवाइड लगा दूंगा, नीचे लिखूंगा तो मैं समझ ही नहीं सर ऊपर भी फ्रैक्शन है, ये क्या हो रहा है, तो ऐसा कर लो, ठीक है, आसान लेकर चलो ना भाई, अपने आप मुश्किल में ना फंसाओ। डिवाइड लगा दो ऐसे, और रेजिस्टेंस कितनी है जी 8, रेजिस्टेंस कितनी है जी 8 ओहम हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 2 1 2 9 18 2 0, ठीक है। सो I इज इक्वल टू, मज़ीद नहीं जाएगा, 11 में 90 नहीं आता, चलो भाई, तो 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 9 27 और 0 आ गया, नीचे है 11, ये इधर कुछ नहीं बच्चों 1 है, इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई बनाऊं तो ये पलट जाएगा, 1 ऊपर चला गया और 8 जो है वो हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। सो 2 के टेबल से जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं, 2 4 8, 2 1 2 3 6, 2 5 10, तो ये बचा 135 और नीचे बचा 4। हाँ भाई आगे जाएगा, और ज़रा चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो आंसर है वो आइदर डेसिमल के अंदर है या फिर फ्रैक्शन में है। तो बच्चों अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 135 1 135, डिनोमिनेटर में क्या है 11 4 44। तो अब बच्चों आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.0168, ठीक है। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं 3.068, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो आपने एम्पियर लगा दिया। बोलो भाई मज़ा आया, समझ में आया? बहुत आसान सवाल, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि इस तरह की इन्होंने 3 एक्सरसाइजेज आपकी बुक में बच्चों शामिल की हैं। इट मींस देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से आने वाला है, ठीक है, तो प्रिपेयर करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स वेरीज इनवर्सली। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला, ठीक है, और कैंडेला को हम CD से लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, कैंडेला, ठीक है, CD में लिखते हैं। आगे क्या कहते हैं, वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर S कह देते हैं, फिजिक्स में हम डिस्टेंस को S से लिखते हैं। D से भी लिख सकते हो, D इसलिए नहीं लिख रहा, D और D कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, तो हमने डिस्टेंस को S ले लिया और कह रहा है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सपोज द इंटेंसिटी, बस अब एक ही कंडीशन है, पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। CD इनवर्सली हटाया इज इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट लगाया और नीचे क्या आ गया S स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगला स्टेप क्या होता है भाई, कांस्टेंट चाहिए, तो K चाहिए, S स्क्वायर यहाँ डिवाइड वहां जाकर, बोलो भाई CD से मल्टीप्लाई, बन गए K के लिए इक्वेशन, वैल्यूज पुट करते हैं। चलो भाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या दी उन्होंने, तो वो कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब इज 0.08, तो कैंडेला दिया हुआ इन्होंने 0.08। अच्छा जी, डिस्टेंस क्या है 3 मीटर, क्या कहते हैं 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है बात? अब यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि हमें डेसिमल में जाना पड़ेगा, तो 0.08 तो ऐसे ही रहा, 3 का स्क्वायर हो गया, बोलो बच्चों 9, तो हम 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.08 के साथ, सो 9 इंटू 0.08, तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 0.72। अब कहीं पर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है बच्चों, मुझे पता है, फिर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, तो जितना काम अब की मेरी वीडियोस में होता है वो टोटली सिंपल कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, एंड सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड टू यू। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर। क्या कह रहे हैं भाई, अब इंटेंसिटी मालूम करनी है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेंगे, ये रहा इंटेंसिटी, बिल्कुल निकाल लेंगे, तो CD बराबर K अपॉन S स्क्वायर, तो CD बराबर K की जगह पर 0.72, डिस्टेंस कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो CD बराबर है 0.72, 8 का स्क्वायर होता है 64,
तो सी डी यानी कि कैंडेला। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 0.72 को 64 के साथ। सो बच्चों हमें मिल रहा है 0.01125 और कैंडेला का यूनिट उन्होंने कहा कि फुट पाउंड के अंदर लेना है, तो हमने लिख दिया फुट पाउंड्स एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। फुट पाउंड या फुट इंटेंसिटी होगा आई थिंक, क्योंकि कैंडेला है तो फुट इंटेंसिटी। बोलो भाई, मज़ा आया, समझ में आई बात? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसके अंदर देखो रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है और ये स्टेप्स आप पहले की भी 2 एक्सरसाइजेस के अंदर कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बस गौर करना है, थोड़ा सा वर्ड्स मुश्किल हो गए, पहले आसान चीज़ें थी, अब ज़रा ल्यूमिनेस इंटेंसिटी डाल दिया इन्होंने, वो डाल दिया, करंट डाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया, तो इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बच्चों ये क्लास 9 में ये चीज़ पढ़ाई जा चुकी है, इसलिए ये चीज़ शामिल की जा रही है। आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, इंटेंसिटी को हम CD से लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े, चलिए जी। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द स्ट्रेंथ S, अब उन्होंने खुद नाम दे दिया, ठीक है, स्ट्रेंथ का क्या है, S को कह दिया, ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेथ B एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ D। क्या कहा भाई? कहते हैं कि स्ट्रेंथ, मजबूती, कोई चीज़ है उसकी मजबूती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई से, और ही साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डेप्थ, क्या स्क्वायर, डेप्थ कहते हैं गहराई को। क्लियर हो गई? तो एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास दोनों कंडीशन बन गई बच्चों। द स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेथ B एंड द स्क्वायर ऑफ डेप्थ D। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए जी, तो हम इसको पहले इक्वेशन बना लेते हैं। डायरेक्टली हटाया इज इक्वल टू KB स्क्वायर, बन गई इक्वेशन में। अब हमें K चाहिए, तो BD यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर S के साथ डिवाइड। चलो, तो ये मेरे पास K के लिए इक्वेशन बन गई। अब जो वैल्यूज दी हुई होती हैं वो हमेशा K के लिए होती हैं, कांस्टेंट के लिए होती हैं। वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो क्या कहते हैं, इफ अ बीम, ये बीम है, BEAN नहीं है, M है ये, ठीक है, बीम 9 सेंटीमीटर वाइड, वाइड कहते हैं बच्चों चौड़े को, ठीक है, तो ब्रेथ हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो B की जगह हमने लिख दिया 9, ठीक है, D का स्क्वायर हमने लेना होगा। फिर कहते हैं 12 सेंटीमीटर डीप गहराई, तो 12 यहाँ आ गया, ठीक है। आगे क्या कहते हैं जी, फिर कहते हैं विद सपोर्ट ऑफ 1200 पाउंड। सपोर्ट क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं कोई चीज जो किसी को सपोर्ट कर रही हो, मजबूती दे रही हो, तो स्ट्रेंथ दैट इज 1200। सो K इज इक्वल टू 1200, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 12 का स्क्वायर 144 होता है। अच्छा, 12 के स्क्वायर को देखो थोड़ा हम आसान कर लेते हैं। 12 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। बोलो भाई, लिख सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। क्लियर? तो क्या यहाँ से 12 एकम 12, 12 एकम 12, ऊपर 2 0 बचे, ठीक है, 100 बचा, तो ऊपर हम लिखते हैं K बराबर 100 के, नीचे क्या बचा भाई? 9 बचा, ये तो कट गया, 1009 और 12 बचा, 9 इंटू, देखो कैलकुलेटर के बगैर जा रहे हैं ताकि मज़ीद आसानी हो। 2 6 2 5 और 50, तो K हुआ 50 अपॉन 9 5 45, 9 6 54। मज़ीद जाते हैं 2 के टेबल से, 2 25, 2 2 2 7, तो K बचा 25 अपॉन, अब आगे नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। हम कोशिश करते हैं कि K की वैल्यू हमारे पास डेसिमल में ना आए, क्योंकि हमें इसे पुट करना होता है, तो हमारे लिए ये आसानी रहती है कि हम इसे डेसिमल में चेंज ना करें, ठीक है। तो आप 25 और 27 किसी के टेबल में, एक टेबल में नहीं आते, तो उसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखो आप क्या कहते हैं वो तो कह रहे हैं बच्चों, व्हाट वेट ऑफ बीम और 12 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है,
वेट का मतलब सपोर्ट, कि कितना सपोर्ट वो बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, सपोर्ट ये रहा, इक्वेशन 1 से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई। सो S इज इक्वल टू K की जगह पर 25/27 मल्टीप्लाई लगाया ब्रेथ और डेप्थ का स्क्वायर। तो ब्रेथ कितनी थी भाई, चौड़ाई कितनी थी, जरा गौर से देखो, 12 सेंटीमीटर वाइड। अभी बताया था वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो 12 यहां आ गया। और जो गहराई दी है बच्चों हमारे पास वो है 9 सेंटीमीटर। क्या दिया है भाई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो कर लेते। 3 9s are 27, 3 4s are 12। ठीक है, सो S इज इक्वल टू 25/9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सो 9 1s are 9, 9 9s are 81। तो S इज इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 100 आएगा, 100 और मल्टीप्लाई बाय 9, तो 100 9s are 900। और स्ट्रेंथ को वो पाउंड कह रहे हैं, पाउंड यूनिट है नापने का, ताकत का, स्ट्रेंथ का, मजबूती का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो कहीं पर भी हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया। अब तुम्हें टेबल्स तो आने चाहिए ना यार, टेबल्स, और अभी तक हम कोई हाई फाई टेबल पे भी नहीं गए। सारे टेबल्स अंडर 10 है, तो मेरे ख्याल में ये आपको आने चाहिए और आते होंगे। बोलो भाई, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें, मुश्किल तो नहीं लग रहा। आगे बढ़ें। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से देखते हैं भाई। लेबर कॉस्ट, ये कॉस्ट नहीं, ये कॉस्ट है, कॉस्ट कीमत। ये स्पेलिंग को ठीक कर लो, COST, कॉस्ट कीमत। भाई लेबर जो है उनकी कॉस्ट है, भाई मजदूरी लेता है लेबर, जैसे वो कह रहे हैं C वेरीज जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब मिलाकर एज द नंबर ऑफ वर्कर एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कहा भाई कॉस्ट जो मजदूरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर हैं उसको उन्होंने एन से कहा, और नंबर ऑफ डेज के वो कितने दिनों तक काम करते हैं, डेज को उन्होंने डी कहा। बात समझ में आ गई। देखो ये जो है ना मेन चीज़ है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, तो C इसको हटाकर इज इक्वल टू K N और D, मतलब पता होना चाहिए। N का मतलब नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक मजदूरों ने काम किया, कितने मजदूरों ने काम किया, नंबर ऑफ वर्कर्स। व्हाट अबाउट डी, डी का मतलब डेज, के उन मजदूरों ने, भले 10 मजदूर थे तो उन्होंने कितने दिन काम किया, तो उसको हमने डेज का। और सी का मतलब क्या है, कॉस्ट, मजदूरी, क्या खर्चा आया। चलो, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। के चाहिए, एन डी यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर, बोलो भाई सी के साथ डिवाइड। चलो के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या कहते हैं जी, इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, 100 मजदूर हैं, 100 मजदूर, तो n कितना दिया, 100 दिया। इस चीज़ को ज़रा समझना है। ये यहाँ पर समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ 100 का मतलब ये कि 100 रुपये उनकी मजदूरी, नहीं, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, के 100 मजदूर हैं, तो उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। इस चीज़ को ज़रा समझना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। फॉर 15 डेज, भाई कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। अब आगे उन्होंने पैसे दिए हैं कि वो बनते हैं इनके तकरीबन 9,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट है दैट इज़ 9,000, ठीक है। 9,000 कॉस्ट आ रही है और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 15 दिनों तक, और 100 मजदूर हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर 100 एंड नंबर ऑफ डेज इज 15। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या आंसर हमारे पास आता है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 0 से 2 0 मर गए, तो क्या बचा 90/15। 90 15 5 3 5 1 4 चला गया, 5 8 तो 3 1 3 6 18, तो k की वैल्यू आई 6। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। बोलो भाई, अब वो कह रहे हैं बच्चों फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट मालूम करें। कॉस्ट के लिए ये फॉर्मूला मौजूद है, तो C इज इक्वल टू के कितना आया 6 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर हैं वो है 300, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 20 दिनों के लिए, तो डे की जगह पर हमने 20 रख दिया। चलो भाई 6 3 ज़ा
18 टू ज़ा बोलो भाई 36, ठीक है। तो 2 0 और 1 0, तो 1 2 और 3, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 36,000, सैकड़ा हजार, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 36,000 रुपीज। तो नाउ दिस इज द परफेक्ट आंसर बच्चों। 36,000 रुपए आपकी बुक के अंदर उन्होंने लिया हुआ है 3,60,000, सो दैट्स रॉन्ग, एक जीरो को कम कर देना है। सो फाइनल आंसर इज 36,000। बोलो भाई, मजा आया? क्लियर हुई बात? चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलो भाई देखते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ कार। सेल्स टैक्स को हम कहते हैं S.T। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस ऑफ कार। जाहिर सी बात है, जितनी महंगी कार उतना ज़्यादा टैक्स। जो कार महंगी होती है वो टैक्स की वजह से ही तो होती है, क्योंकि वो जितनी महंगी होती है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है। तो वो कह रहा है कि सेल्स टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस की, प्राइस को हम P कह देते हैं। क्लियर? अच्छा जी, इफ अ न्यू कार इज परचेज्ड, बस ये इतनी सी कंडीशन है जी। तो डायरेक्टली हटाया इज इक्वल टू K और प्राइस ऑफ कार, दिस इज इक्वेशन 1। मुझे K चाहिए, P यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड। चलो भाई K की वैल्यू कैलकुलेट करें। चले जी कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास जो सेल्स टैक्स है क्या कह रहे हैं, फॉर कार परचेज रुपीस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। भाई 20 लाख रुपए की गाड़ी है, इकाई दिहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। 3 और 3 6 0, ठीक है। सेल्स टैक्स जो है वो है उसके ऊपर 40,000 यूनिट, 10,000, 10,000 यूनिट, 10,000, ठीक है। 4 0 से 2 और 2 4 0 मारे गए, तो बचा 4/200। सो 4 1 4, 4 5 20, तो कांस्टेंट आया 1/50। क्लियर? कोई मसला नहीं, ये कांस्टेंट आ गया। अब क्या कहते हैं, हाउ मच सेल्स टैक्स। हाँ भाई सेल्स टैक्स निकालना है, इक्वेशन 1 से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो K की जगह पर 1/50 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ कार। कार की प्राइस क्या है जी, 000050 28 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा ही है जी, हाँ ऐसा ही है। चलो भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई दिहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सो दैट इज 28 lakhs, ठीक है। चलो भाई 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 के टेबल से जाते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 यहाँ आ गया, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो 1 और 2 0 बचे, लिख दिया। तो सेल्स टैक्स बराबर 1 को 5,600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा रुपीस। बोलो भाई, यही आंसर है 5,600 रुपीज। दैट इज योर परफेक्ट आंसर। तो बच्चों कैसी लगी आज की ये वीडियो, हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर अप्रिशिएट भी किया करें। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।